हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स पिछले दिन जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न था, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो इसे मुंबई ने जीती है। हाल ही में किसने 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो इस खिताब को अपने भारत देश ने जीता है। हाल ही में भारत में पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अभी हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यह इंग्लैंड देश की खिलाड़ी हैं। प्रतिष्ठित त्रिनिटा लॉबन कंसर्वेटोर ऑफ म्यूजिक एंड डांस का मानद अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को नियुक्त किया गया। किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक AI मॉडल लॉन्च किया है? तो गूगल डीप माइंड ने अभी हाल ही में मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक AI मॉडल लॉन्च किया है। हाल ही में $400 बिलियन पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलोन मस्क यह अभी हाल ही में $400 बिलियन पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। हाल ही में पेंशनर्स दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 17 दिसंबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी रूस देश ने अभी हाल ही में कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कैंसर के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है। इस वैक्सीन को 2025 से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा, और इस वैक्सीन से ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। अच्छा फ्रेंड्स, भारत में कैंसर की स्थिति को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2022 के आंकड़े के अनुसार 14,13,000 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 7,22,000 महिलाएं और 6,91,000 पुरुष थे। और भारत में कैंसर से मृत्यु दर की बात करें तो 2022 में 9,16,000 लोगों की कैंसर से मौतें हुई। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर के मामले के 12% की वृद्धि हो सकती है। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा रोग से मुक्त घोषित किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी विकसित की है, और जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया। और हाल ही में हिलकोल नामक वैक्सीन हैजा के लिए बनाई गई है। और 2024 में कैप वर्ड और अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। और दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इक्सचिक को हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में 105वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी मोल्दोवा देश। यह अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
यानी आईएसए में 105वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया और यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां पूर्ण सदस्य बना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन के दौरान हुई थी। और बात करें फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और बात करें फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 104वें क्रम के रूप में कौन सा देश सम्मिलित हुआ? तो अर्मेनिया इसमें 104वें क्रम के रूप में पूर्ण सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग मोल्दोवा के बारे में जान लेते हैं। तो मोल्दोवा एक छोटा पूर्वी यूरोपीय देश है और इसकी सीमा यूक्रेन और रोमानिया से लगती है। और मोल्दोवा की राजधानी कहाँ है? तो चिशिनाउ है। मोल्दोवा के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो माया सेंडू है। और मोल्दोवा की मुद्रा क्या है? तो मोल्दोवन यू मोल्दोवा की मुद्रा है। और ये फ्रेंड्स मोल्दोवा का मैप। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश की पहली योग नीति का अनावरण किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उत्तराखंड में अभी हाल ही में देश की पहली योग नीति का अनावरण किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो एक समर्पित योग नीति लागू करेगा। इस नीति के उद्देश्य की बात करें तो राज्य को एक वैश्विक योग केंद्र में बदलना इस नीति का उद्देश्य है। और इस पहल के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत और मजबूत किया जाएगा। यह भी जानते रहिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 2024 की थीम की बात करें तो स्वयं और समाज के लिए योग, यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम थी। उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई है। मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में कौन लागू करेगा? तो उत्तराखंड लागू करेगा। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में होगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह उत्तराखंड के ओली में इसको आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने डार्क ईगल नामक एक नया एंटी मिसाइल सिस्टम विकसित किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अमेरिका देश अभी हाल ही में डार्क ईगल नामक एक नया एंटी मिसाइल सिस्टम विकसित किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने डार्क ईगल नामक एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की है। और बात करें फ्रेंड्स इसके परिचालन रेंज की तो 2775 किलोमीटर से अधिक है, जिससे दुश्मन के क्षेत्र में गहरे हमले किए जा सकते हैं। और इसके उद्देश्य की बात करें तो रूस के S-300 V4, S-400 और S-500 जैसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों का मुकाबला करना इसका उद्देश्य है। और बात करें फ्रेंड्स यह परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो यह परीक्षण अमेरिका के कैप कैनावेरल से किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। और यह फ्रेंड्स अभी हाल ही में अमेरिका के 47वें क्रम के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिकी डॉलर है। और अमेरिका कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी।
और संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो कमला हैरिस ने। यह अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे हैं? तो 50 सितारे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस नाम है। संविधान बनने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? तो सन 1787 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। और ये फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार ऑनलाइन सुरक्षा पर आचार संहिता लागू की है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी ब्रिटेन देश। यह अभी हाल ही में पहली बार ऑनलाइन सुरक्षा पर आचार संहिता लागू की है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो ब्रिटेन ने ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था लागू की है और इसके तहत मेटा और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपराधिक गतिविधियों से निपटने और सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। और यह भी आप लोग जानते रहिए, इसका अनुपालन न करने वाली कंपनी पर $18 मिलियन या वैश्विक कारोबार का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, ब्रिटेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून बनी है। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन और भारत चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना है। ब्रिटेन ने कोयले से बिजली का उत्पादन बंद करने वाला यह पहला देश बन गया है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंप दिया है। और दूसरा भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया और ब्रिटेन हिंद प्रशांत ब्लॉक में शामिल होने वाला यह पहला यूरोपीय देश बन गया है। अगला प्रश्न है, DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी रोहन जेटली को DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो रोहन जेटली को लगातार दूसरी बार दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद पर निर्णायक जीत हासिल की है और वोटिंग के दौरान जेटली को 1577 वोट मिले, जबकि आजाद को कुल 2463 वोटों में से 777 वोट मिले। अच्छा फ्रेंड्स, DDCA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब हम लोग DDCA के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन होता है, जिसे हिंदी में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ कहा जाता है। DDCA यह भारत के दिल्ली राज्य और दिल्ली क्रिकेटर टीम के क्रिकेटर गतिविधियों का शासी निकाय है। यह भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संबद्ध है और दिल्ली क्रिकेट टीम यह रणजी ट्रॉफी में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की टीम है। और बात करें फ्रेंड्स इसके मुख्यालय की, तो अरुण जेटली स्टेडियम इसका मुख्यालय है, जो कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी रविचंद्रन अश्विन ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, रविचंद्रन अश्विन ने 106 टेस्ट मैच खेले और 537 विकेट लिए, जिससे वह टेस्ट इतिहास में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और फ्रेंड्स, रविचंद्रन अश्विन ने 116 वनडे और 65 T20 मैच खेले हैं। अच्छा फ्रेंड्स, रविचंद्रन अश्विन ने तीनों फॉर्मेट में अब तक कितने विकेट लिए हैं, तो उनका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन ने 106 टेस्ट मैचों में टोटल 537 विकेट लिए हैं और इनका सर्वश्रेष्ठ 59 रन देकर 7 विकेट इन्होंने लिया था। और इन्होंने टेस्ट में 37 बार 5 विकेट लिया है। और वनडे की बात करें
तो 116 वनडे इन्होंने खेले, जिसमें इन्होंने 156 विकेट लिए और इनका सर्वश्रेष्ठ 25 रन देकर 4 विकेट है। और टी20 की बात करें वहीं, तो 65 टी20 मैच में इन्होंने 72 विकेट लिए और इनका सर्वश्रेष्ठ 8 रन देकर 4 विकेट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प है बी। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में 7 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ और फ्रेंड्स यह महोत्सव 23 दिसंबर 2024 तक रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी 18 दिसंबर को हर साल विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस या वर्ल्ड मिनोरिटी राइट्स डे यह प्रत्येक 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिन के उद्देश्य की बात करें तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समानता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का उद्देश्य है। और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम मनाता है। और इस दिवस की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत एनसीएम की स्थापना की थी। और शुरुआत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया था और बाद में 27 जनवरी 2014 को जैन को भी अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, दुनिया भर में प्रवासियों के योगदान और समाजों को आकार देने के लिए उनकी भूमिका का सम्मान करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग दिसंबर 2024 में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया गया और बात करें इसमें इसकी थीम क्या रहा, तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह इस दिवस की थीम रही। और 1 दिसंबर 2024 को ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और इस वर्ष इस दिवस का विषय क्या रहा, तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम, यह इस वर्ष की थीम थी। 3 दिसंबर को राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया और विषय क्या रहा, तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और इस वर्ष थीम क्या थी, तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति, यह इस वर्ष की थीम थी। 4 दिसंबर को ही विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया और थीम की बात करें तो विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया गया और थीम क्या रही, तो मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें, प्रबंधन करें, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया और थीम क्या थी, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया और इस वर्ष थीम क्या थी, तो हमारे अधिकार हमारा भविष्य भी, यह इस वर्ष थीम थी। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया और इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी, तो स्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखता है, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस के रूप में मनाया गया।
तो फ्रेंड्स इसी प्रश्नों के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।